जरा सोचिए, एक मैदान है, हजारों अंग्रेज सिपाही एक तरफ और दूसरी तरफ घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, एक 23 साल की रानी। और हवा में गूंजती है उनकी आवाज, एक फैसला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज हम इन्हीं वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके जीवन और उनके संघर्ष को जरा गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ लेख हैं, नोट्स हैं, जिनसे उनकी कहानी के अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है, उसके जरिए उनकी पूरी यात्रा, उनके फैसले और हाँ, भारतीय इतिहास पर जो उनकी छाप है, उसे समझें। ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उस जमाने को और रानी के उस अद्भुत व्यक्तित्व को इन स्रोतों के आईने में देखना है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा वक्त था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार फैल रही थी। लॉर्ड डलहौजी की वो नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब व्यवगत का सिद्धांत, ये नीतियां राज्यों को अपने कब्जे में लेने का एक जरिया बन गई थी। इन कागजों में साफ दिखता है कि कैसे इस नीति ने झांसी जैसे राज्यों के लिए, आप कह सकते हैं, एक अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था। मतलब अगर राजा का अपना बेटा नहीं है, वारिस नहीं है, तो राज्य गया अंग्रेजों के हाथ। और यहीं पर कुछ स्रोत रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की तरफ इशारा करते हैं। उनकी ट्रेनिंग, जैसा इन चीजों में लिखा मिलता है, वो सिर्फ किताबी नहीं थी। उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया, घुड़सवारी, इसमें वो माहिर थी। और ये तैयारी शायद अनजाने में ही उन्हें उन मुश्किलों के लिए तैयार कर रही थी जिनका सामना शायद किसी ने सोचा भी ना हो। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के हिसाब से उनके शुरू के जीवन को देखते हैं। जन्म हुआ 19 नवंबर 1828 वाराणसी में। नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे, पर सब प्यार से मनु बुलाते थे। स्रोत बताते हैं कि उनका बचपन उस जमाने की लड़कियों से काफी अलग था। मतलब ज्यादातर लड़कियां घर में रहती थीं, पर मनु, वो अपने पिता के साथ पेशवा के दरबार तक जाती थी, पढ़ती लिखती भी थी। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, हथियार चलाना, घुड़सवारी, इन सब में वो निपुण हो रही थी। ये अपने आप में उस समय के हिसाब से काफी बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 1842 में उनकी शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से, और तब वो मणिकर्णिका से बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन इन स्रोतों में ना इस सुख के बाद जो चुनौतियां आईं, उनका जिक्र फौरन मिलता है। राजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ी और 1853 में उनका निधन हो गया। और यहीं से झांसी और रानी के लिए मुश्किलों का वो दौर शुरू हुआ जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में बहुत ज्यादा है। हाँ, और यहीं पर वो बचपन की ट्रेनिंग जिसका जिक्र इन सोर्सेज में बार बार है, वो काम आई। इसने उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाया। राजा के जाने के बाद अंग्रेजों ने, जैसा सोचा ही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। राजा और रानी ने एक बेटे को गोद लिया था, आनंद राव नाम था, जिसे बदलकर दामोदर राव रखा गया। पर अंग्रेजों ने इस गोद लिए बेटे को वारिस मानने से साफ मना कर दिया। स्रोत ये भी बताते हैं कि रानी ने सीधे हथियार नहीं उठाए। पहले उन्होंने कानूनी रास्ते अपनाए, चिट्ठियां लिखी, दलीलें दी, लेकिन अंग्रेज तो वो अपनी बात पे अड़े रहे। सही बात है। ये समझना जरूरी है, जैसा इन बातों से साफ होता है, कि लड़ाई सिर्फ एक राज्य बचाने की नहीं थी। ये उस पूरी अंग्रेजी नीति के खिलाफ अपने सम्मान और हक की लड़ाई थी। रानी का विरोध सिर्फ झांसी के लिए नहीं था, ये एक सिद्धांत के लिए भी था। इतना ही साफ और मजबूत था, और यही उनके चरित्र की पहचान बनकर उभरता है इन स्रोतों में। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनका पक्का इरादा था। अपनी प्रजा के लिए उनकी जिम्मेदारी थी, और अन्याय के सामने ना झुकने का ऐलान। इन शब्दों का वजन इतिहास आज भी महसूस करता है। हाँ बिल्कुल। फिर आया 1857। मेरठ से जो चिंगारी उठी, वो पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने फौरन हालात को समझा और तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ अपनी सेना को ही इकट्ठा नहीं किया, इन दस्तावेजों में तो ये भी लिखा है कि उन्होंने आम लोगों को, किसानों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी हथियार चलाना सिखाया और अपनी सेना में शामिल किया। झलकारी बाई जैसी महिलाओं का नाम आता है, जो न सिर्फ रानी की हमशक्ल थीं, बल्कि लड़ने में भी उतनी ही माहिर थी, और लड़ाई में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई।
ये उस जमाने में वुमेन एम्पावरमेंट का एक गजब का उदाहरण था। बिल्कुल बिल्कुल। और जंग के मैदान में उनकी बहादुरी के किस्से वो तो इन स्रोतों में भरे पड़े हैं। वो कोई महल में बैठकर हुक्म देने वाली रानी नहीं थी। कई जगह लिखा है कि वो घोड़े पर सवार दोनों हाथों में तलवार लिए अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा देती थीं। उनकी तेजी, उनकी हिम्मत, ऐसा था कि अंग्रेज कमांडर भी हैरान थे। एक स्रोत में तो एक ब्रिटिश अफसर का जिक्र है जो उन्हें देखकर दंग रह गया था। यहाँ पर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखना जरूरी है जो इन स्रोतों से निकल कर आती हैं। अलग अलग तरह के लोगों को, सैनिक, सामंत, किसान, महिलाएं, एक मकसद के लिए जोड़ना ये आसान नहीं था। और उनका खुद लड़ाई के मैदान में उतरना ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का बेहतरीन उदाहरण था। इसने उनकी सेना में जबरदस्त जोश भर दिया। हाँ बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि 1857 के उस पूरे विद्रोह के नक्शे पर झांसी कहाँ था। जैसा कि कुछ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन सोर्सेस में मिलते हैं, सेंट्रल इंडिया में होने की वजह से झांसी नॉर्थ और साउथ के जो विद्रोही सेंटर्स थे उनको जोड़ने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी बन सकता था। इसलिए अंग्रेजों के लिए झांसी पर कब्जा करना एक तरह से नाक का सवाल बन गया था। रानी का जो ये प्रतिरोध था वो सिर्फ झांसी की लड़ाई नहीं थी, वो उस बड़े स्वतंत्रता संग्राम की एक धुरी थी और उसका असर पूरे भारत पर पड़ रहा था। लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। 1858 की शुरुआत में सर ह्यू ग्रोज, उसकी लीडरशिप में एक बड़ी अंग्रेजी सेना ने झांसी को घेर लिया। कई स्रोत इस घेराबंदी और उसके बाद जो भयानक लड़ाई हुई उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हफ्तों तक लड़ाई चली। रानी और उनके सैनिक किले की दीवारों से तोपें चला रहे थे, बंदूकें चला रहे थे, दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और किले की हिफाजत में आम लोगों ने भी बहुत हिस्सा लिया। हाँ, ये बात भी आती है। यहीं पर वो तस्वीर उभरती है जिसका जिक्र लगभग हर स्रोत करता है और जो हम सबके जहन में बसी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधे, घोड़े की लगाम दांतों में दबाए और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुईं अंग्रेजी सेना को चीर कर किले से सुरक्षित निकल गईं। ये सीन सिर्फ बहादुरी का नहीं है, ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए और अपनी जमीन के लिए जो प्यार और फर्ज है उसका भी प्रतीक है। और स्रोत बताते हैं कि ये निकलना भी आसान नहीं था। कई वफादार सैनिक इस कोशिश में शहीद हुए। सही कहा, बहुत कठिन रहा होगा वो। किले से निकलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इन किस्सों से पता चलता है कि वो कालपी पहुंची, वहां तात्या टोपे और राव साहब जैसे दूसरे विद्रोही नेताओं से मिली और लड़ाई जारी रखी। लेकिन अंग्रेजों ने पीछा नहीं छोड़ा। उनकी आखिरी लड़ाई हुई ग्वालियर के पास कोटा की सराय में 18 जून 1858। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वो बुरी तरह घायल हो गईं और सिर्फ 29 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुईं, शहीद हो गईं। और सबसे दिलचस्प बात जो कई स्रोत बताते हैं वो है उनके दुश्मन का उनके लिए सम्मान। सर ह्यू ग्रोज, जिसने आखिरकार उन्हें हराया, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये शब्द दर्ज है इन स्रोतों में, कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे योग्य और सबसे बहादुर थीं, मतलब द क्लेवरेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। दुश्मन सेना के कमांडर से ऐसी तारीफ मिलना ये अपने आप में उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ, उनके बलिदान के बारे में सोचना जरूरी है। ये सिर्फ जंग में हुई एक मौत नहीं थी। जैसा ये स्रोत दिखाते हैं, ये अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने उसूलों के लिए लड़ते हुए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। उनकी मौत ने शायद उस वक्त विद्रोह की कमर तोड़ने में मदद की हो अंग्रेजों की, लेकिन उनकी कहानी ने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा सोता बना दिया जो कभी खत्म नहीं हुआ। सही। और ह्यू ग्रोज की वो बात, उसका महत्व सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस जमाने के एक बड़े अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर का ऑफिशियल असेसमेंट था। जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी काबिलियत और हिम्मत को इस तरह माने तो ये बिना किसी शक के आपकी महानता को साबित करता है। ये दिखाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं था। उन्होंने अपने किरदार से, अपनी हिम्मत से दुश्मन के मन में भी इज्जत पैदा की थी। ये दस्तावेज यही बताते हैं। और शायद यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम सिर्फ झांसी तक ही सिमट कर नहीं रहा। जैसा कि ये सभी स्रोत एक आवाज में कहते हैं, वो पूरे भारत के लिए हिम्मत, देशभक्ति, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की ताकत और हाँ, आत्मसम्मान का प्रतीक बन गईं। उनका नाम लेते ही वीरता की एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बिल्कुल। आज भी जब हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं या आज़ादी की लड़ाई की कहानियां सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र सबसे पहले आता है।
ये स्रोत बताते हैं कि उनकी कहानी लोक गीतों में, कविताओं में, नाटकों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हिम्मत के लिए उम्र या जेंडर मायने नहीं रखता और असली ताकत वो नैतिकता में होती है, अपने विश्वास पर टिके रहने में होती है। उनकी विरासत इतनी स्थायी क्यों है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। और ये स्रोत हमें कुछ इशारे देते हैं। एक तो उनकी कहानी कई लेवल्स पर लोगों से जुड़ती है। एक असाधारण इंसान की बहादुरी की कहानी है, एक शासक के फर्ज की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। दूसरा, जैसा कुछ एनालिसिस बताते हैं, उनकी कहानी हमें उन हीरो और हीरोइनों को याद रखने का महत्व सिखाती है जिन्होंने सिस्टम को, खासकर अंग्रेजी ताकतों को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई का जो किरदार था, उनके काम एक औरत का सेना को लीड करना, जंग के मैदान में उतरना, ये उस समय की जो पारंपरिक सोच थी जेंडर को लेकर, उसको सीधी चुनौती थी। और यही बात उन्हें आज भी इतनी रेलेवेंट बनाती है। उनका जो कल्चरल असर है, जैसा इन स्रोतों में लोक कथाओं और कला के उदाहरण मिलते हैं, वो बहुत गहरा है और हमेशा रहने वाला है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कई जरूरी पड़ावों को समझने की कोशिश की। उनका वो अनोखा बचपन और ट्रेनिंग, फिर झांसी की रानी बनने तक का सफर, अंग्रेजों की उस हड़प नीति का विरोध, 1857 की लड़ाई में उनकी लीडरशिप, जंग के मैदान में उनकी वो बेमिसाल बहादुरी और आखिर में उनका बलिदान। हमने देखा कि कैसे इन बातों के मुताबिक उन्होंने अकेले ही एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी और इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। जी, इन स्रोतों से गुजरने के बाद ये साफ है कि वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो हिम्मत, आत्मसम्मान और अपनी मिट्टी से प्यार का एक जीता जागता प्रतीक है। उनकी कहानी हमें लगातार प्रेरणा देती है। और शायद अंत में ये सवाल सोचने लायक है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो ऐतिहासिक शख्सियतें हैं, उनकी कहानियां जिस तरह वो हम तक पहुंचती हैं, वो आज के ज़माने में हमें लीडरशिप के बारे में, हिम्मत के बारे में और मुश्किल हालात में डटे रहने के बारे में क्या सिखाती हैं। ये जो पुरानी कहानियां हैं, ये किस तरह हमारी याददाश्त और हमारी पहचान को शेकिल देती हैं, आकार देती हैं, और हमें कैसे याद दिलाती हैं कि असाधारण काबिलियत किसी भी पृष्ठभूमि से कहीं से भी उभर सकती है।